नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। आखिरी चरण का मतदान बाकी है और उसके 3 दिन बाद नतीजे आएंगे 4 जून को। उसके पहले आप जानते हैं टीवी वाले आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे 1 तारीख को, लेकिन फिर भी हम सबको इंतजार रहेगा 4 तारीख की, क्योंकि असली खबर तो उसी दिन आनी है। लेकिन अभी आखिरी चरण का मतदान भी नहीं हुआ है, पर दोनों पक्षों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो कमाल के हैं। इतना ज्यादा आत्मविश्वास कि सहसा ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार हवा किस ओर बह रही है। आज हेमंत विश्व शर्मा, आप जानते हैं असम के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हैं। उड़ीसा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। स्टार कैंपेनर हैं आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के और अपने बयानों के लिए खास से चर्चा में रहते हैं। उन्होंने तो तारीख दे दी और कहा 10 जून नरेंद्र मोदी तीसरी दफा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और फिर बाकी चीजें उन्होंने कही। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज बिहार में थे। पटना में अपने उम्मीदवार, आप जानते हैं कांग्रेस को मिली है पटना साहिब की सीट, अपने उम्मीदवार अंशुल अभिजीत मीरा कुमार के बेटे उनका प्रचार कर रहे थे। साथ में तेजस्वी यादव थे और उन्होंने कहा कि एक तूफान चल रहा है बिहार में और उत्तर प्रदेश में, और आपको मैं आज ही कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये बात राहुल गांधी की तरफ से इतने आत्मविश्वास के साथ कही गई जैसे कि वो भविष्य को पढ़ रहे हैं। कुछ इसी तरह की बातें तेजस्वी यादव ने भी की और कई सभाओं में दोनों साथ रहे। अमित शाह वाराणसी में थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से दावे किए, और 40 पार करना मुश्किल हो जाएगा राहुल गांधी के लिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए, इस बार उनका ये दावा है। अब इन दावों के जो चक्कर हैं वो आपको थोड़ा भ्रमित करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है वस्तुस्थिति को समझना। आखिरकार वस्तुस्थिति है क्या? देखिए, 5 चरणों के चुनाव और उसके बाद फिर एक और 6 चरण के चुनाव हो गए। 5 चरणों के बाद ही थोड़ी थोड़ी स्थिति स्पष्ट होने लग गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में चुनाव खत्म हो गया था। अभी फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि देश की 486 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है, मात्र 57 सीटें बची हुई हैं। और 486 सीटों में जो मतदान हुआ है उसमें कुछ कारक निकल रहे हैं, कुछ फैक्टर्स निकल रहे हैं, जिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो आने वाले दिनों की जो तस्वीर है वो सामने आ सकती है। बहुत ही चिंतन मनन हो रहा है और आखिरकार तमाम गुणागणित के बाद बात ये सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्विंग स्टेट्स, जैसे अमेरिका की राजनीति में होता है कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, कुछ राज्य होते हैं जो फिक्स होते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, और कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो आखिरी वक्त पर तय करते हैं, उनको कहते हैं स्विंग स्टेट। तो भारत में कौन से हैं स्विंग स्टेट जिनके ऊपर दारोमदार है इस बार किसकी सरकार बनेगी वो तय करने की। और भारत में जो स्विंग स्टेट है, अगर हम उसको इस नज़रिए से देखें कि पिछली बार उनकी क्या भूमिका रही थी और इस बार क्या रहने वाली है, तो चीज़ें ज़रा साफ हो जाएंगी। पिछली दफ़ा जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार बनी, एनडीए गठबंधन की सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ लीड कर रही थी, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा था कि 3 राज्यों को अगर हम जोड़ कर देखें तो उस तिकड़ी का था। 3 राज्य कौन कौन से? पहला बिहार, 40 में से 39 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई थी। दूसरा पश्चिम बंगाल, 18 सीटें वहां मिली थी। और तीसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 सीटें एनडीए को गई थी। बिहार में और महाराष्ट्र में एनडीए लड़ रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी पश्चिम बंगाल में। तो जाहिर है कि ये जो तीनों राज्य हैं ये एक बड़े चंक को अकाउंट करते हैं, और अगर आप बंगाल की 42, महाराष्ट्र की 48 और बिहार की 40 सीटें जोड़ें
तो 130 सीटें बनती हैं। और ये जो 130 सीटें हैं, यही 130 सीटें कहते हैं कि अपने आप में 1/4 बना देती हैं पूरे देश की जो लोकसभा सीटें हैं उनका। और 1/4 सीटों में अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कुछ उसी तरह से रह जाती है जैसे पिछली दफ़ा थी अपने सहयोगियों के साथ, तो फिर बात बन जाती है। पिछली दफ़ा कितना आया था? हमने जैसा बताया 130 सीटें तीनों राज्यों को मिला करके। और सीटें कितनी आई थी भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज यानी कि एनडीए को? 98, क्योंकि 18 सीटें पश्चिम बंगाल की, बिहार में 40 में से 39 सीटें और 48 में से 41 सीटें महाराष्ट्र में। अब तीनों को आप जोड़िए तो 98 सीटें निकल जाती है। 98 आउट ऑफ 130, 98 सीटें 130 में। और ये सबसे बड़ा चंक कहा जा रहा था जो 350 का आंकड़ा है उसमें। अब इस बार क्या है हिसाब किताब? इन तीनों राज्यों को इसलिए स्विंग स्टेट कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर परिस्थितियां बदल गई हैं। परिस्थितियां किस तरह से बदली है? तो वो कुछ ऐसे कि 2019 के बाद पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आए 2021 के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जितना बेहतर कहा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि करेगी, वो नहीं कर पाई। हालांकि उसका प्रदर्शन काफ़ी इस मायने में अच्छा रहा कि कहाँ वो 10 से नीचे सीटें ले आया करती थी और अचानक से वो 70, 70, 77 इस तरह से सीट लेकर के आई है। तो वो तो प्रदर्शन बढ़िया ही कहा जाएगा। लेकिन इस लिहाज से कि उसकी अपनी 18 सीटें लोकसभा में आई थी, उस लिहाज से तो वो उतनी सीटें नहीं जीत पाई। और अगर हम ट्रांसलेट करें उसको असेंबली के अनुसार तो बमुश्किल कहा यही जा सकता है कि 77 सीटें अगर आई थी उसे असेंबली में, तो वो 8 से 10 लोकसभा सीटें ही बनती हैं। यानी कि उसके प्रदर्शन में घटत देखी गई थी। तो ऐसे में अब क्या होने जा रहा है? इस बार मटुआ कम्युनिटी को खुश करने के लिए, चूंकि 5 लोकसभा क्षेत्रों को वो प्रभावित करते हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्हें दिल्ली बुला करके एक तरह से उनके लिए सहूलियत दी गई है, उनकी पहचान को रिकग्नाइज़ किया गया है। बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी। तो क्या उन 5 सीटों पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लाभ होने वाला है? क्या संदेश खाली का जो सवाल उठाया गया है बार बार, वो फायदे का सौदा होने जा रहा है? या फिर ममता बनर्जी ने जिस तरह से राजनीति की है, जिस अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने पॉलिटिक्स की है और अपने खिलाफ जो मत हैं उसको 2 भागों में बंट जाने दिया है, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ और कुछ कांग्रेस सीपीएम के गठबंधन की तरफ, क्योंकि वो जानबूझकर इंडिया गठबंधन में नहीं आई ताकि उनके खिलाफ के जो मत हैं वो बंट जाएं। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? और इसी कारण से ये स्विंग स्टेट माना जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ सीटें घट भी सकती हैं। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें थीं और कम भी आ सकती हैं सीटें। उतने पे रह जाना या ज़्यादा जाना कुछ दूर की कौरी साबित हो सकती है, कुछ लोगों को लगता है। और इसी कारण से माना यही जा रहा है कि ये जो जगह है, इन जगहों पर बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे बढ़ना। हालांकि उनका सपोर्ट बेस धीरे धीरे तैयार हो रहा है, लेकिन जो अग्रेसिव अंदाज है ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने का, वो कितना जगह देगा भारतीय जनता पार्टी को, कितनी वो सीटें निकाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अब आ जाइए बिहार में। बिहार में आप पाएंगे इस बार की एक नई सिचुएशन बन के सामने आई है। ये नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं है। ये बार बार कोट कहा जाता है। कहा यही जाता है कि जिन नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन किया करती थी, उनकी चमक धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। बार बार आरजेडी की तरफ जाने से, फिर लौट करके भारतीय जनता पार्टी के पास आने से, और फिर आरजेडी की तरफ जाने से, फिर लौट कर भारतीय जनता पार्टी के पास आने से उनकी अपनी छवि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और वो जो 15 से 17% वोट अपने साथ वो लेकर आते थे, क्या इस बार वो लेकर आएंगे? क्या सियासी तौर पर हल्के हो गए नीतीश कुमार? माना यही जा रहा है कि इस बार अगर कमज़ोर पड़ती है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जेडीयू होगी। और जेडीयू
भले ही उसने 16 सीटें ले ली हैं, लेकिन उसके पास उपयुक्त उम्मीदवार उतने नहीं थे, उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं थे। और कई जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर उसने चूँकि जो सिटिंग थे वही गेटिंग फार्मूला लगा दिया, यानी कि जो पहले से एमपी थे उन्हीं को टिकट दे दिया गया। तो ऐसे में लोगों का गुस्सा उस एमपी के प्रति बहुत ज़्यादा है और इस कारण से बहुत जगहों पर नुकसान जनता दल यूनाइटेड को झेलना पड़ेगा और प्रकारांतर से कह सकते हैं कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी एनडीए को झेलना पड़ेगा। दूसरा, एक सहयोगी के तौर पर जितनी कामयाब जेडीयू हुई थी, क्या उतनी ही कामयाब 2024 में भी होगी 2019 की अपेक्षा? जो जलवा उस वक्त नीतीश कुमार का हुआ करता था वो 2020 में घटकर तीसरे नंबर की पार्टी जब जेडीयू बन गई तो रहा नहीं। तो ऐसे में अगर सहयोगी कमज़ोर तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 सीटें जीत कर आ गई थी वहाँ बिहार में, वो उस फीट को रिपीट कर पाएगी? ये संभव हो पाएगा? इस पर प्रश्न चिन्ह है और इस कारण से बिहार को भी स्विंग स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है। अब चला जाए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में यही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें एनडीए के खाते में जब गई थी तो 25 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 25 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जब जीत करके आई तो उसमें सहयोग जो है वो शिवसेना का बहुत ज़्यादा था। शिवसेना खुद बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आई थी और उसकी भी 19-20 सीटें थी। तो फिर ये जो शिवसेना के साथ एक प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, जाहिर है वो तो ज़रूरी था, क्योंकि जो MVA बना था महाविकास आघाड़ी, उसमें शिवसेना भी थी, उसमें एनसीपी भी और कांग्रेस भी, तो ये तो स्वीप कर जाती, करीब बता रहे हैं 55% वोट हो जाते उनके। तो फिर 48 सीटों में तो कुछ भी नहीं मिलता भारतीय जनता पार्टी को। तो इसीलिए ये जो प्रयोग किए गए, राजनीतिक प्रयोग, आपको याद होगा जून 2022 का, शिंदे जी पार्टी के ज़्यादातर एमएलएज को लेकर आसाम चले गए, गुवाहाटी में कैंपिंग लगी और सरकार टूट गई, उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई। ये प्रयोग ज़रूरी थे, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन इस प्रयोग के बाद हुआ क्या? देखिए, प्रयोग के बाद जब पार्टी टूटी तो एक सिंपैथी, एक सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे के लिए बनती है। और आज की तारीख में जब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC के चुनाव 3 साल से नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का वो डर भी सामने आता है कि ऐसा ना हो कि ये जो नतीजे हैं ये प्रतिकूल हो जाएं और एक संकेत मिल जाए लोगों को और फिर उससे लोकसभा में सीटों की हानि हो जाए। एक डर सता रहा है और वो डर इसीलिए क्योंकि जो सहानुभूति है आज की तारीख में बहुत लोगों के अनुसार उद्धव ठाकरे के पास अभी भी है। और इस बार जब वो चुनाव में उतरे हैं तो उस सहानुभूति को आकार लेते हुए देखा जा सकता है। जो प्रयोग किया गया था उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ, उसी प्रयोग को साल भर बाद ही दोहराया गया एनसीपी के साथ, आपको याद होगा। और शरद पवार की पार्टी टूट गई, भतीजे अजीत पवार अलग हो गए, सरकार में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री हैं। ज़्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ, जैसे ज़्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ। पर बात वही है कि जो सहानुभूति की लहर है, क्या वो पश्चिम महाराष्ट्र में एनसीपी के असली जो फाउंडर हैं शरद पवार उनके साथ है? चुनाव मैदान में वो भी हैं। और ऐसे में जबकि कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार के साथ है, क्या ये अभी भी मजबूत है? और क्या सहयोगियों के कमज़ोर होने से कहा यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा नहीं होने जा रहा है? वो जो सहयोगी एकनाथ शिंदे के तौर पर है और अजीत पवार के तौर पर है। अजीत और शिंदे ये दोनों सहयोगी क्या उद्धव और शरद पवार के बराबर के हैं? लोगों का कहना है नहीं। भले ही वो सरकार में इस वक्त हैं, लेकिन सहानुभूति उनके पास। तो ऐसे में अगर वहाँ सीटें इस कारण से घटती हैं सहयोगियों की, तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ है वहाँ अगर वो खड़ी भी रह जाती है तो भी वो जो 41 का आंकड़ा था एनडीए के पास, क्या वो रह पाएगा? और दूसरी बात यह है कि अगर सहयोगी कमज़ोर हो रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ कैसे खड़ी रह पाएगी जहाँ थी वो?
25 में 23 सीटें, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर सहयोगी के कमज़ोर पड़ने से बिहार में नुकसान संभावित है, तो फिर जाहिर है सहयोगियों के कमज़ोर पड़ने से महाराष्ट्र में भी नुकसान हो सकता है। और इसीलिए ये तीसरा स्विंग स्टेट है महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 84 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 58 सीटें जीती थी, यानी कि 70%, यानी कि जो स्ट्राइक रेट था वो ज़बरदस्त था। 84 सीटें खुद लड़ी और जीत करके आई 58 सीटें। इस बार 3 सीटें और बढ़ा दी गई हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद 87 सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विश्वास कि भारतीय जनता पार्टी तो जीत सकती है, सहयोगी शायद उस तरह से न जीत पाए, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से परेशान कर रहा है। और इसी कारण से इस बार अजीत पवार को उतनी सीटें नहीं दी गई जितनी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर शिवसेना के बराबर सीटें एकनाथ शिंदे को नहीं दी गई। और कहा यही जा रहा है कि वहाँ एक तनाव की स्थिति है, क्योंकि लोगों को पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा और वो जज करेंगे अपने वोट के ज़रिए कि जो काम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार ने किया है वो सही था या गलत। और ऐसे में आंकड़े बढ़ जाएंगे, 41 से ऊपर जाएंगे, इस बात की संभावना कम नज़र आती है। घटेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा नज़र आती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं उनकी घटती है सीटें, भारतीय जनता पार्टी की घटती है सीटें, और यही स्थिति बिहार में होती है, और अगर पश्चिम बंगाल में माकूल नतीजे नहीं आते हैं तो फिर वो 58 सीटें नहीं आती हैं। और कहा यही जा रहा है कि अगर उसमें से 15 या 20 या 25 सीटें घटती हैं, अगर इन तीनों राज्यों को मिला लें, तो फिर मामला वो 270, 265, 275 इसके आसपास आ जाता है। और ऐसे में ये दावे कि अपने दम पर सरकार हम बना लेंगे, कहीं ना कहीं वो ग्रे जोन में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर ज़्यादा नुकसान हो गया तो फिर मामला खिसक सकता है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तो बॉर्डर लाइन का मामला हो सकता है। और यही स्विंग स्टेट का जो खेल है भारतीय जनता पार्टी के लिए 7वें चरण को बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहा है, क्योंकि 7वें चरण में जितनी भी सीटें हैं, ज़्यादातर सीटों पर उसने चुनाव जीत रखा है, उसे रिटेन करना पड़ेगा। उसे आगे बढ़ने की से ज़्यादा अपनी सीटों को काबिज रखना है, प्राप्त किए रहना है। और इसी कारण से दावे ज़बरदस्त किए जा रहे हैं, क्योंकि लूज़ करने के लिए, हारने के लिए विपक्ष के पास कुछ खास है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को अपनी सीटों को थामे रखना पड़ेगा। और इसी कारण से माना यह जा रहा है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, बिहार के, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इनमें आखिर क्या होता है। और अगर सीटें घटती हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के ये एक सुखद संयोग नहीं होगा। कैसा लगता है आपको ये वीडियो? आप हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।